अच्छा, जो फिफ्थ टाइप आ जाती है हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी की, जो टाइप है फिफ्थ, डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी। अब ये होगी जब ना या तो सुपीरियर या इन्फीरियर जो डिवीज़न होती है हमारी थर्ड नर्व की, जो हमने कोर्स में भी देखा दो में डिवाइड हो रही थी, उनकी सुपीरियर इन्फीरियर डिवीज़न की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है? जब लेजन कैवर्नस साइनस के अंदर हो या फिर लेजन ऑर्बिट की हो। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाई जाती हैं थर्ड नर्व पाल्सी में? पैरालिसिस के कॉज को फाइंड आउट करवाने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर चेकअप, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी और ईएसआर, ब्लड शुगर, वीडीआरएल एंड एफटीए एबीएस, ठीक है, जो साइफिलिस के लिए टेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ चेक की जाएंगी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज़, सीटी स्कैन और एमआरआई। तो ट्रीटमेंट की बात करें, जो पहला एम होता है हमारे ट्रीटमेंट का इसमें, वो है कि हम आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें कॉज को। ठीक है, सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहला हमने कहा डिप्लोपिया होता है पेशेंट को, ये मेन सिम्टम है। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? प्रिज्म्स दिए जाते हैं टू रिड्यूस या टू एलिमिनेट द डबल विजन। ठीक है, हम उसको प्रिज्म्स देंगे एंड टू रीस्टोर द सिंगल बाइनोकुलर विजन। पैचिंग या ऑक्लूजन की जाती है, जो आई डेविएटेड हो गई है, डेविएटेड आई की पैचिंग कर देंगे ताकि उसको यूज़ ना किया जा सके। बोटुलिनम टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोटॉक्स, ये इंजेक्ट किया जाता है ऑपोजिट ओवर एक्टिव वाले मसल में। ठीक है, जो ऑपोजिट है, जिसकी एक में तो लेशन हुई है, दूसरा जो है ओवर एक्टिव हो गया, तो उसकी हम बोटुलिनम टॉक्सिन देके उसकी डीनर्वेशन कर देंगे, तो मसल जो है वो वीक हो जाएगा, हेंस आई जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। नंबर 2, स्क्विंट सर्जरी की जाती है, स्क्विंट सर्जरी, ताकि जो रीअलाइनमेंट की जा सके आई की। ये तकरीबन 6 से 9 महीनों के बाद इंडिकेट की जाती है, टिल द रिकवरी ऑफ द नर्व फंक्शन इज़ स्टेबलाइज्ड। आईलिड की सर्जरी करेंगे ताकि टॉसिस को करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिगर में देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया थर्ड क्रेनियल नर्व का रूट। अब यहाँ पे फिगर में शो है फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्रॉक्लियर नर्व का पूरा रूट। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है इस फोर्थ क्रेनियल नर्व का, ये लोकेटेड होता है इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे, सैल्वियन एक्विडक्ट के बिल्कुल वेंट्रली। ठीक है, देखें विजिबल है ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस। तो ये वेरी लॉन्ग और स्लेंडर नर्व होती है, पतली सी और लंबी सी। ये ओनली क्रेनियल नर्व है जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकलती है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, ब्रेन स्टेम के डॉर्सल सरफेस से वाहिद यही नर्व निकलती है। क्रॉस, ये यानी एक क्रॉस्ड क्रेनियल नर्व है। इसका मतलब है कि फोर्थ नर्व का जो न्यूक्लियस है राइट साइड का, वो इनर्वेट करेगा सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो एक क्रॉस नर्व इसको कहते हैं। फेसिकुलस पार्ट जो है इसका, वो कर्व होगा पीछे की तरफ अराउंड द एक्विडक्ट, और फिर डी का सेट कर जाएगा कम्प्लीटली इन द एंटीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, एंटीरियर मेडुलरी वेलम पे जाके यहाँ पे ये डी का सेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये नर्व जो है लीव करेगी ब्रेन स्टेम को डोर्सल सरफेस पे, और फिर कर्व करेगी लेटरली अराउंड द मिड ब्रेन ऑन द डोर्सल सरफेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे इसने मिड ब्रेन के अराउंड कर्व किया। थर्ड नर्व की ही तरह बिल्कुल ये पास करती है बिटवीन हमारे इस पोस्टीरियर सेरिब्रल और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान, और फिर यहाँ से ये कर्व करेगी कैवर्नस साइनस के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब कैवर्नस साइनस के अंदर ये जो है लेटरल वॉल ऑफ द साइनस में रन करती है, और फिर ऑर्बिट में एंटर करेगी थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। अब ट्रॉक्लियर नर्व का फंक्शन है कि एक तो इसका पूरा इंटायरली मोटर फंक्शन होता है, ये हमारा ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसकी लेजन के जो कॉजेज़ हैं उसमें आ जाता है कंजेनाइटल लेजन्स ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जब डीकम्पनसेशन एडल्ट लाइफ में होगी, तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरा कॉजेज़ होते हैं वास्कुलोपैथिक लेजन हो जाए, जैसे डायबिटीज़ में या हाइपरटेंशन में वास्कुलोपैथिक जो है फोर्थ क्रेनियल नर्व में लेजन होगी। ट्रॉमा की वजह से भी डैमेज हो सकती है, फ्रीक्वेंटली बायलिटरली फोर्थ नर्व पाल्सी हो जाएगी। एन्यूरिज्म्स और ट्यूमर्स भी एक्सट्रीमली इसके रेयर कॉजेज़ हैं। इडियोपैथिकली भी इसकी पाल्सी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वास्कुलाइटिस की वजह से, मेनिंजाइटिस, कैवर्नस साइनस की लेजन में, क्योंकि वो उससे पास कर रही है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स देखें, जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को फोर्थ नर्व की पाल्सी में, एक तो उसको डिप्लोपिया होगा। ठीक है, डबल विजन, टिपिकली याद रखिएगा इसमें वर्टिकल डिप्लोपिया होता है डाउनवर्ड गेज में, यानी जब वो पेशेंट नीचे देखेगा तो उसको डाउनवर्ड गेज में वर्टिकल डिप्लोपिया हो गया। तभी जो है फोर्थ नर्व की पाल्सी में पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब वो रीडिंग करता है या नीचे की तरफ देखता है तो उसको डिप्लोपिया होता है। ठीक है, डिप्लोपिया की कंप्लेन, क्योंकि वर्टिकल डिप्लोपिया हो रहा है डाउनवर्ड गेज में। साइंस देखें, एबनॉर्मल हेड पोस्चर हमें पेशेंट का मिलेगा
क्योंकि वो अपने डिप्लोपिया को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हेड टिल्ट हमें मिलता है, टिपिकली ऑपोजिट साइड पे उसने हेड को टिल्ट किया होगा ताकि अपने डिप्लोपिया को जो है अवॉइड कर सके, डबल विजन को। फेस जो उसका स्लाइटली सा टर्न होगा ऑपोजिट साइड, और चिन जो है वो डाउनवर्ड होगी, यानी जिस साइड पे अगर लेजन हुई है उस साइड पे नहीं, यहाँ पे लेजन हुई है, ऑपोजिट साइड पे जो है उसने हेड को टिल्ट किया होगा और चिन जो है डाउनवर्ड होगी। नंबर 2, हाइपरट्रोपिया। ठीक है, याद रखिएगा, हमें पता है कि जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो हमारी आई को डाउनवर्ड जो है देखने में मदद करता है, ठीक है। तो इसकी अब लेजन हो गई है तो इसमें हाइपरट्रोपिया हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी गेज होगा पेशेंट का उसमें उसको हाइपरट्रोपिया हो गया। देखिए इस फिगर में राइट फोर्थ नर्व की पाल्सी हो गई है प्राइमरी पोजीशन, ये राइट आई हाइपरट्रोपिया हो गया, यानी कि जो इन्वॉल्व आई है वो ज़्यादा हायर होगी एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, वीक हो गया तो ये हायर आ गई है। हाइपरट्रोपिया बिकम मोर प्रोमिनेंट व्हेन द हेड इज टिल्ट टुवर्ड द इप्सिलेटरल शोल्डर, जब इसी साइड पे अगर वो अपने हेड को टिल्ट करेगा तो और ज़्यादा हमें इसमें हाइपरट्रोपिया मिलेगा, यानी हायर आ जाएगी वो आई, ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए नॉर्मल आई है। इसके अलावा जो साइन हमें मिलेगा फोर्थ नर्व की पाल्सी में, वो आपने याद रखना है कि पेशेंट की ऑक्यूलर मूवमेंट्स हमें रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगी, यानी कि वो लिमिटेशन होगी डिप्रेशन ऑन एडक्शन, यानी जब वो एडक्ट करेगा तो उसमें वो आई बॉल को डिप्रेस नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं देख सकता, तभी रीडिंग वगैरह में भी मसला हो रहा है, ठीक है। अब डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाती है, फोर्थ नर्व की पाल्सी में आपने याद रखना है कि हम पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट करते हैं, दूसरा डबल मेडॉक्स रॉड टेस्ट। फर्दर इनकी डिटेल नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये दोनों टेस्ट हम फोर्थ नर्व की पाल्सी में करते हैं, ठीक है। और ये आगे आप क्लिनिकल साइड पे जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है बायलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी, यानी दोनों साइड्स पे अब हो रही है। तो ये हमेशा हमें कंसीडर करनी होगी जब भी यूनिलेटरल की पाल्सी जो है डायग्नोस हो, स्पेशली आफ्टर द हेड ट्रॉमा, स्पेशली यानी जब भी हेड ट्रॉमा हुआ पेशेंट को और उसको यूनिलेटरल पाल्सी हुई है तो उसको वह उस केस में हमें बायलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी भी कंसीडर करनी होगी। तो बायलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी प्रेजेंट करती है कि उसमें पेशेंट को क्रॉस्ड हाइपरट्रोपिया होगा, ठीक है। अपवर्ड लुकिंग आइज होंगी, हाइपरट्रोपिया है लेकिन क्रॉस्ड, ठीक है, जिस तरह स्क्विंट होता है। इसके अलावा एक्स साइक्लोट्रोपिया 10 डिग्री का या उससे भी ज़्यादा ग्रेटर एक्स साइक्लोट्रोपिया, यानी आउटवर्ड की तरफ जो है ना ग्लोब लेटरली की तरफ जो है रोटेट कर जाए उसको एक्स साइक्लोट्रोपिया कहते हैं। 10 डिग्री का या उससे ज़्यादा मिलेगा। और बायलेटरल वाले केस में हमें वी पैटर्न ईसोट्रोपिया मिलता है। ये असल में वी पैटर्न ईसोट्रोपिया जो है ना, इसमें क्या होता है कि हमें डाउनवर्ड गेज जब पेशेंट करेगा तो उसमें हमें ज़्यादा जो है डेविएशन मिलेगी, ठीक है। जब भी मतलब पेशेंट कन्वर्ज करेगा तो उसकी डाउनवर्ड जो है डेविएशन हो जाएगी, वी पैटर्न मिलेगा उस पर। इसके अलावा बायलेटरल पॉजिटिव पार्क 3 स्टेप टेस्ट, ठीक है, दोनों साइड्स पे हमें ये पार्क 3 स्टेप टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा बायलेटरल फोर्थ नर्व पाल्सी में। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, फोर्थ नर्व की पाल्सी जो है उसको हम बाकी कंडीशन से ज़रूर डिस्टिंग्विश करना होगा जो वर्टिकल डिप्लोपिया करवाती हैं, जैसे ब्राउन सिंड्रोम में होता है, बायस्टेनिया ग्रेविस में वर्टिकल डिप्लोपिया, ओक्यूलो मोटर नर्व की पाल्सी में, या रिस्ट्रिक्टिव ऑफ्थेल्मोपैथी में। तो इनसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। इन्वेस्टिगेशंस वैसे ही हैं जिस तरह थर्ड नर्व की थी, और ट्रीटमेंट होता है कि हम कॉज को ट्रीट भी करें और आइडेंटिफाई करें। ट्रीटमेंट में एक तो डिप्लोपिया मेन सिम्टम है जिसको हमने कैसे ट्रीट करना है, प्रिज्म लेंसेज देंगे ताकि डबल विजन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके या एलिमिनेट, और पैचिंग या ओक्लूजन की जाती है डेविएटेड वाली आई की। सर्जरी जो है वो रीअलाइन करेगी आई को, ये इंडिकेट करते हैं हम 6 या 9 महीनों के बाद, टिल द रिकवरी ऑफ द नर्व फंक्शन इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जब तक उसका फंक्शन जो है नर्व फंक्शन का इस्टेब्लिश नहीं हो जाता उसके बाद जो है सर्जरी की जाएगी और अलाइनमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। अच्छा जी, तो सिक्स्थ हमारी जो नर्व होती है उसका जो न्यूक्लियस है सिक्स नर्व का, वो लोकेटेड होता है मिड ब्रेन में, ठीक है, सॉरी एट द मिड लेवल ऑफ द बोन, जहाँ पे हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका जो फ्लोर है उसके वेंट्रली जो है पॉन्स के मिड लेवल पे इसका न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एब्डूसन का न्यूक्लियस लोकेटेड है। अब इसका फेसिकुलर पार्ट अराइज करता है न्यूक्लियस से और फिर लीव करेगा ब्रेन स्टेम को वेंट्रली एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, ठीक है, पोंटो और पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे जो है इसको लीव किया इसने, इसका फेसिकुलर पार्ट ने। फिर जो बेजिलर पार्ट इसका हमारे बेस ऑफ द स्कल में रन करेगा और फिर एंटर कर जाएगा यहाँ कैवर्नस साइनस के अंदर। अब कैवर्नस साइनस के अंदर ये रन करेगी वो जो थर्ड और फोर्थ हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और फर्स्ट डिवीजन हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ट्राइजेमिनल की, इनके नीचे से ये रन करेगी एब्डूसन, ठीक है। और फिर नर्व एंटर कर जाएगी ऑर्बिट के अंदर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू विद इन द एन्यूलस ऑफ जिन। अब इसका फंक्शन है कि ये हमारी जो लेटरल रेक्टस होता है LR6, मैंने आपको निमोनिक भी बताया था, लेटरल रेक्टस को ये मोटर सप्लाई करती है।
कॉजेज़ इसके लेजन के होते हैं जब भी कोई इसमें माइक्रोवास्कुलर लेजन हो जाए, जैसे इस्केमिक न्यूरोपैथी हो या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये कॉमन कॉजेज़ है माइक्रोवास्कुलर लेजन के। ब्रेन स्टेम में कोई लेजन हो तो ये अफेक्ट होगी सिक्स क्रेनियल नर्व। ट्यूमर्स में अकोस्टिक न्यूरोमा और मेटास्टेसिस की वजह से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से भी डैमेज हो सकती है। ट्रॉमा में बेजल स्कल का अगर फ्रैक्चर हो जाए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है मेनिंजाइटिस, वास्कुलाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, जायंट सेल आर्टेराइटिस, इडियोपैथिक। तो कंजेनाइटल सिक्स्थ नर्व पाल्सी ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होती, कंजेनाइटली ये हमें नहीं मिलती। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स देखें, इसमें भी पेशेंट को बहुत ही कॉमन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो वही डिप्लोपिया होता है। और याद रखिएगा कि इसमें डिप्लोपिया अब हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया और ग्रेटर एट द डिस्टेंस देन नियर, यानी दूर देखने में डिप्लोपिया ज़्यादा होगा डबल विजन बनस्पत करीब के। अब डिप्लोपिया जो है ना वो बढ़ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल और बेटर हो जाएगा, जबकि कॉन्ट्रालेटरल गेज में जहाँ पे जिस साइड पे पैरालाइज मसल है उस साइड पे और ज़्यादा हो जाएगा डिप्लोपिया, जबकि कॉन्ट्रालेटरल वाली साइड पे सही हो जाएगा, बेटर होगा। साइंस हमें क्या मिलते हैं इसमें, वही ईसोट्रोपिया प्राइमरी गेज में मिलेगा क्योंकि अनअपोज्ड एक्शन है मीडियल रेक्टस मसल का। लेटरल तो ख़राब हो गया, मीडियल जो है वो बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है, तो ईसोट्रोपिया जो है हमें ईसोट्रोपिया मिलता है। यानी इसका मतलब ही ईसोट्रोपिया का है कि मीडियल जो है वो डेविएशन हो जाए आई की ड्यू टू द मीडियल रेक्टस का अनअपोज्ड एक्शन की वजह से। तो यहाँ देखिए फिगर में ये राइट आई की सिक्स नर्व पाल्सी दिखाई गई है और राइट आई में ईसोट्रोपिया हो गया प्राइमरी पोजीशन पे। ये नॉर्मल है लेकिन ये मिडिल ही आ गया ईसोट्रोपिया। दूसरा साइन हमें मिलता है ईसोट्रोपिया इन इज़ इनकॉमिटेंट एंड ग्रेटर ऑन द डिस्टेंस फिक्सेशन। याद रखिएगा जो डिस्टेंस पे जो चीज़ें हैं उस पर जब देखेगा पेशेंट फिक्सेट करने की कोशिश करेगा तो उसमें उसको ईसोट्रोपिया ज़्यादा होगा। ठीक है, हेड जो है पेशेंट का टर्न करेगा टुवर्ड द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल टू मिनिमाइज द डिप्लोपिया। जहाँ पे पैरालाइज्ड मसल है उसकी जो फील्ड ऑफ एक्शन है उस तरफ जो है हेड टर्न करने की कोशिश करेगा ताकि उसका डिप्लोपिया मिनिमाइज हो। एबडक्शन की लिमिटेशन हो जाएगी क्योंकि लेटरली नहीं हो सकती है एबडक्शन, क्योंकि लेटरल रेक्टस डैमेज हो गया है उस अफेक्टेड साइड पे। तो यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है कि राइट आई में सिक्स नर्व पाल्सी हो गई और राइट आई की लिमिटेशन हो गई। इस साइड से तो देख रहा है एबडक्शन कर रहा है, लेकिन सॉरी इसमें तो जाहिर सी बात है उधर देखेगा तो इसमें तो एडक्शन हो रही है, लेकिन इस साइड से एबडक्शन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रही है अफेक्टेड साइड में, जबकि नॉर्मल एडक्शन होगी अफेक्टेड साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो अफेक्टेड साइड है वहाँ एडक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो रही है लेकिन वो एबडक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि लेटरल रेक्टस डैमेज हो गया। तो अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है हमारी, एक तो सिक्स नर्व की जो पाल्सी है उसको हमेशा हमें डिफरेंशिएट करना होता है बाकी कंडीशन जो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया करवा रही है। हमने कहा यहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस से हम डिफरेंशिएट करेंगे रेस्ट्रिक्टिव थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी। ठीक है, थायराइड रिस्ट्रिक्टिव थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी, ऑर्बिटल मायोसाइटिस, डुआनी सिंड्रोम, कन्वर्जेंस स्पाज्म, डाइवर्जेंस पैरालिसिस, इन सारी कंडीशन से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ये सारी वैसे आगे जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में कंडीशंस आएंगी तब हमें डिटेल में जब हम देखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी थर्ड नर्व पाल्सी की तरह सेम होती है। ट्रीटमेंट है कि कॉज को ट्रीट करें, सही करें, आइडेंटिफाई करें। ट्रीटमेंट जो है सिम्टम्स में डिप्लोपिया के लिए वही सेम प्रिज्म देंगे ताकि एलिमिनेट हो डबल विजन या रिड्यूस हो और बायनोकुलर सिंगल बायनोकुलर विजन रिस्टोर हो जाए। पैचिंग की जाती है ऑक्लूजन डेविएटेड आई की, वही बोटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाएगा ऑपोजिट वाली ओवर एक्टिव मसल के अंदर। ठीक है, तो उससे डीनर्वेशन हो जाएगी, बोटॉक्स तो डीनर्वेशन करता है, मसल वीक हो जाएगा तो हैंस आई जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, अनअपोज्ड एक्शन उस वाले मसल का ख़त्म हो जाएगा तो अब जो है आई डेविएट नहीं होगी और स्ट्रेट रहेगी, डिप्लोपिया सही हो जाएगा। स्क्विंट की सर्जरी भी की जाएगी 6 से 9 महीनों के बाद, जब तक नर्व सही नहीं हो जाती, फंक्शन सही हो जाएगा उसके बाद हम सर्जरी करेंगे ताकि आई को रीअलाइन किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ठीक है, NMJ कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें पेशेंट को वीकनेस और फटिगेबिलिटी हो जाती है उसके वॉलंटरी मसल्स की। किस तरह होती है ये डिजीज़, पैथोजेनेसिस देखें, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन IgG1 और IgG3 याद रखिएगा एंटीबॉडीज़ जाके डैमेज भी करती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं पोस्ट साइनेप्टिक जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ये IgG1 IgG3 एंटीबॉडीज़ डैमेज करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, टाइप से माइस्थेनिया ग्रेविस ओक्यूलर भी होता है, बल्बर, जनरलाइज्ड। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लिनिकल फीचर किसी भी एज में हो सकता है लेकिन 20 साल की उम्र में ज़्यादा होती है माइस्थेनिया ग्रेविस, पीक करती है और उसके बाद और 60 ईयर्स ऑफ एज के। ठीक है, और वुमेन जो है इसमें ज़्यादा अफेक्ट होती है बनस्बत मैन के, प्रिवेलेंस जो है 1 in 10,000 है। सिस्टमिक फीचर देखिए इसमें पेशेंट को जो है फटिगेबिलिटी और वीकनेस जो है उसकी
मस्कुलेचर को अफेक्ट करेगी। कौन से मस्कुलेचर को, याद रखिएगा, लिम्स, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, च्यूइंग, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, चोकिंग एंड फ्लूइड्स गोइंग अप टू द नोज व्हेन स्वेलोइंग, यानी स्वेलो करते हुए नाक में पानी जा रहा होगा, ठीक है। इतने ज़्यादा मसल्स फटीग्ड और वीक होंगे। बल्बर सिम्टम्स जो है उसमें हमें पेशेंट में डिस्फेजिया होगा और डिसआर्थरिया, ठीक है, यानी स्पीकिंग के जो स्पीच के मसल्स हैं वो भी वीक हो गए, तो डिसआर्थरिया भी हो रहा है और डिस्फेजिया स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्यूलर फीचर आपने याद रखने हैं कि ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट 90% केसेस में होती है और ये प्रेजेंटिंग फीचर 60% केसेस में होता है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में इन्वॉल्वमेंट 90% होती है। ऑक्यूलर फीचर्स जो है वो वर्स हो जाते हैं एंड ऑफ द डे पे, या फिर जब पेशेंट टीवी देख रहा हो या वो रीडिंग कर रहा हो या इवन जब ड्राइविंग कर रहा हो, तो और ज़्यादा फीचर्स जो हैं ऑक्यूलर वाले वो वर्स हो जाएंगे। ऑक्यूलर फीचर में एक तो टॉसिस होता है, ये देखिए फिगर, टॉसिस हो गया फिगर में लेफ्ट आई का। टॉसिस क्यों होता है? क्योंकि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस की वीकनेस हो जाती है, तो ये बायलेटरली भी हो सकता है और फ्रीक्वेंटली एसिमेट्रिक टॉसिस होगा। दूसरा, इनको डिप्लोपिया होता है। डिप्लोपिया क्यों होता है? क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की भी तो वीकनेस हो गई है माइस्थेनिया की वजह से, तो डबल विजन होगा। डायग्नोज हम करते हैं इसको, हमने पहले भी फर्स्ट या सेकंड किसी चैप्टर में पढ़ा था, आइस पैक टेस्ट हम करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए। तो 16.23 में यहाँ पे पूरा आइस पैक टेस्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए आइस पैक टेस्ट में इसमें टॉसिस नज़र आ रही है हमें, यहाँ पे आइस बैग लगाया और इम्प्रूव हो गई टॉसिस। तो इसमें होता क्या है, आइस पैक टेस्ट में इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 76% है और 98% रिस्पेक्टिवली। सेंसिटिव 76, स्पेसिफिक जो है ये 98 है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, हमारा जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ये इसमें इनहिबिट हो जाता है लोअर टेम्परेचर पर। आइस दे रहे हैं ना, इनहिबिट हो जाएगा, तो यही इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बेसिस है। आइस को 2 से 5 मिनट तक हम लगाए रखेंगे आईलिड के ऊपर, आईलिड के मसल्स के ऊपर, और टेस्ट जो है इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे अगर अपर आईलिड जो है वो राइज़ होती है, ठीक है। अपर आईलिड अगर राइज़ हो जाएगी, टॉसिस सही हो जाएगा, तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे अगर वो 2 या 2 से मिलीमीटर से ज़्यादा जो है राइज़ करती है। दूसरा, इसकी डायग्नोसिस के लिए माइस्थेनिया के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़, इसमें 50 to 70% सेंसिटिविटी है ऑक्यूलर माइस्थेनिया में और 80 to 96% सिस्टेमिक माइस्थेनिया के लिए ज़्यादा जो है ये स्पेसिफिक सेंसिटिव है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडीज़ मस्क, ठीक है। मस्क एंटीबॉडीज़ जो है ये 50% केसेस में हमें पॉजिटिव मिलती हैं, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की अगर एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आ जाती हैं तो हमें मस्क वाली वैसे 50% केसेस में पॉजिटिव मिलती है। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं एड्रोफोनियम यानी टेंसिलॉन टेस्ट। ये एड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है, एंटीकोलिन एस्ट्रेज होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, जो कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एड्रोफोनियम की ब्लॉक कर देगी ब्रेक डाउन एसिटाइलकोलिन का, वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा बाय द कोलिन एस्ट्रेज, तो ट्रांजिएंट इंप्रूवमेंट आ जाएगी वीकनेस में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। सेंसिटिविटी इसकी भी 85% है, 95% ओक्यूलर में 85% और सिस्टेमिक माइस्थेनिया ग्रेविस में 95%। इसके अलावा हम करते हैं सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG। तो सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 95% मिलती है, सबसे ज़्यादा। अब इसमें जो है क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है मसल फाइबर का, उस मसल फाइबर का एक्शन पोटेंशियल हम रिकॉर्ड करते हैं बाय इंसर्टिंग अ थिन नीडल इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ पार्टिकल मसल। इसके अलावा मसल बायोप्सी के थ्रू भी डायग्नोस किया जाता है, इससे हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एंटीबॉडीज़ नज़र आ जाएंगी। इमेजिंग में हम CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, ताकि थायमोमा को डिटेक्ट किया जा सके, जो हमें 50% माइस्थेनिया ग्रेविस वाले केसेस में थायमोमा मिलता है। थायमोमा मिल गया CT और MRI से, तो भी डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट होता है कि हम माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर्स देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड, जो पायरिडोस्टिग्मीन है। इसके अलावा एड्रोफोनियम क्लोराइड भी दे सकते हैं, जैसे टेंसिलॉन। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर के बाद दूसरा होता है ट्रीटमेंट कि हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दें। इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दें ताकि एंटीबॉडीज सप्रेस हो जाएं, तो इसमें प्रेडनिसोन और एजाथायोप्रीन दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जाती है IV में, तो वो जाके हमारे सर्कुलेटिंग वाली एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेंगी। प्लाज्मा फेरेसिस, इससे प्यूटेटिव जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको सर्कुलेशन से रिमूव किया जा सकता है, ठीक हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। देखिए मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की डिफाइन हुआ है कि ये एबनॉर्मली लॉन्ग मसल की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं काफ़ी टाइम तक,
मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी या स्लोड रिलैक्सेशन होगी आफ्टर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक बार अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या फिर स्लोली रिलैक्स होगा, उसको कहते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ना डिसऑर्डर होता है मसल के फंक्शन का, कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें डिलेड मस्कुलर रिलैक्सेशन हो रही है आफ्टर द सेसेशन ऑफ वॉलंटरी एफर्ट, इसको हम कह रहे हैं मायोटोनिया। वॉलंटरी एफर्ट के बाद वो वॉलंटरी एफर्ट से सेट हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो डिले हो गई है। ठीक है, मायोटोनिया कह रहे हैं। इनहेरिटेंस, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न रखती है। क्लिनिकल फीचर्स में सिस्टेमिक फीचर्स जो हमें मिलते हैं इसमें वो टिपिकली 3rd to 6th डिकेड में होंगे पेशेंट को, जिसमें उसको वीकनेस हो जाएगी हैंड्स की और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग की कंप्लेन होती है। ठीक है, तो मसल्स जो है फेस के इस पेशेंट के वो वीकनेस शो करेंगे, जिसके नतीजे में इस पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा और मास्क लाइक फेस हम कहते हैं, मास्क लाइक अपीयरेंस हो जाएगी फेस की, मायोटोनिक फेशियस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें दिखाया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो गया है, जिसमें एक्सप्रेशन लेस अपीयरेंस हो गई है फेस की, और देखिए राइट आई में टॉसिस भी हो गई है। बाकी सिस्टमिक फीचर्स में हमें मसल वेस्टिंग मिलती है और वीकनेस हो जाएगी विथ डिफ़िकल्टी के साथ इन रिलीजिंग द ग्रिप। ठीक है, यहाँ देखें पेशेंट को मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो गई जिसमें उसको डिफ़िकल्टी हो रही है इन रिलीजिंग द ग्रिप, एक बार ग्रिप हो गई तो उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा, तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, मसल वेस्टिंग और वीकनेस होगी। स्लर्ड स्पीच यानी डिसआर्थरिया होगा, क्योंकि उसकी टंग और फेरिंग्स के भी तो मसल इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसकी डिसआर्थरिया होगा, स्पीच में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए टंग के मसल जो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी शो कर रहे हैं, टंग का मायोटोनिया हो गया है। बाकी फीचर्स में फ्रंटल बार्डनेस मिलती है मेल्स में। ठीक है, सामने वाले जो बाल हैं वो खत्म हो जाएंगे, कार्डियोमायोपैथी और पल्मोनरी डिजीज़। अब ऑक्यूलर फीचर क्या होते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में? आइज़ में एक तो टोसिस होता है और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। टोसिस हमने फिगर में भी देखा, ठीक है, मायोटोनिक फेशियस वाले फिगर में, और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंट विजन सही होगा बिल्कुल, दूर वाला, नियर वाली चीज़ें सही नज़र आएंगी। हाइपरमेट्रोपिया, अर्ली ऑनसेट का कैटरेक्ट हो जाएगा पेशेंट को, ये याद रखिएगा, और इसको हम कहते हैं क्रिसमस ट्री मॉर्फोलॉजी हमें इसमें मिलेगी। इसमें फिगर में देखें तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैटरेक्ट दिखाया गया है जो अर्ली ऑनसेट का इसमें होता है, और क्रिसमस ट्री की तरह की अपीयरेंस है कैटरेक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में मोटिलिटी और डिसफंक्शन भी होगा, ओक्यूलर में फीचर है मोटिलिटी डिसफंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैबिस्मस, निस्टैगमस और लाइट नियर डिसोसिएशन लाइट टू। ठीक है, तो अब डायग्नोसिस हम करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने सारे देखे। दूसरा हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल्स की मेजर करेंगे, और जेनेटिक टेस्ट भी किया जाएगा जैसा कि ये डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ट्रीटमेंट होता है कि हम कैटरेक्ट जो हो गया इसकी सर्जरी करें, और टॉसिस जो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, तो इसमें आईलिड क्रचेस और फ्रंटालिस सस्पेंशन की जाएगी। टॉसिस के लिए एक आईलिड क्रचेस खास किस्म के चश्मे होते हैं जो उसको सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CPEO, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। ये भी एक हेरिडिटरी मायोपैथी है जो हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को जो है वो अफेक्ट करती है, मैनिफेस्ट करेगी, दोनों साइड पे बायलेटरल टोसिस होगा, साथ में जो है ओकुलर मोटिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, कॉमनली। अब इटियोलॉजी किस तरह हुई है इसमें ना, याद रखिएगा कि म्यूटेशन आ गई है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एब्नॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के। आइसोलेटेड क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, दूसरा कियरन्स सेरी सिंड्रोम। ठीक है, कियरन्स सेरी सिंड्रोम। आइसोलेटेड वाला CPEO जो है उसमें क्या होता है, टिपिकली यंग एडल्ट्स में होता है, क्लिनिकल फीचर्स हैं यंग एडल्ट्स में होगा। टोसिस सबसे पहला साइन होगा, दोनों साइड पे होगा, एसिमेट्रिक हो सकता है। तो यहाँ A B C and D फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है क्रोनिक प्रोग्रेसिव वाला एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, दोनों साइड पे देखें बायलेटरल टोसिस हो गया है, और यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट जो है ना आई की वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। देन B फिगर में देखें तो बायलेटरल टोसिस भी नज़र आ रहा है, और डाउनवर्ड मूवमेंट आइज़ की अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। यहाँ पे भी जो है बायलेटरल टोसिस हो गया है, लेकिन राइट साइड पे आई की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, एंड यहाँ पे बायलेटरल टोसिस बट लेफ्ट साइड की जो है मूवमेंट ऑफ द आई रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि टोसिस भी होगा, सबसे पहला साइन ये होता है। दूसरा जो है हमें इसमें एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मिलता है, यानी टिपिकली सिमेट्रिकली होगा, ये कैरेक्टराइज होगा कि पेशेंट को प्रोग्रेसिव बायलेटरली दोनों साइड पे दोनों आइज़ की रिस्ट्रिक्टेड ओक्यूलर मूवमेंट्स होंगी। देखा हमने चारों मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, इसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, इसको कहा जाता है जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है।
तो अब इन्वेस्टिगेशन इसमें भी जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हमें मायोटोनिक और मायोपैथिक पोटेंशियल्स मिलेंगे। और सीरम में क्रेटिनिन काइनेज याद रखिएगा इसमें एलिवेटेड मिलता है। दूसरा जो है आइसोलेटेड के बाद हमने वेरिएंट देखा इसका कियरन-सेरी सिंड्रोम। ये अब जो है यंग एडल्ट्स में वो था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिकेड में प्रेजेंट करता है। इसमें क्लासिक एक ट्रायड होता है, यानी इसमें क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया तो होगा पेशेंट को, साथ में उसको कार्डियक कंडक्शन की एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी और पिगमेंट्री रेटिनोपैथी। ये ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है कियरन-सेरी सिंड्रोम का, इसको आपने अच्छी तरह से रटा लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर देखें कियरन-सेरी सिंड्रोम दिखाया गया जिसमें पिगमेंट्री रेटिनोपैथी हो गई है। ठीक है, ये पिगमेंटेड रेटिनोपैथी है कियरन-सेरी सिंड्रोम में। विजुअल इम्पेयरमेंट और नाइट ब्लाइंडनेस भी पेशेंट को इसमें हो सकती है। तो उसके प्रॉक्सिमल जो मसल हैं उनकी फटीक वीकनेस हो जाएगी और पेशेंट को फटीक भी होगी, डेफनेस और डायबिटीज़। इन्वेस्टिगेशंस में इसमें जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है और लंबर पंचर किया जाता है, उसमें हमें CSF प्रोटीन्स जो हैं वो एलिवेटेड मिलेंगी। ECG जब करेंगे तो हमें उसमें वही कार्डियक कंडक्शन के डिफेक्ट मिलेंगे जो ट्रायड हो रहा है। और मसल बायोप्सी में हमें रैग्ड रेड फाइबर्स नज़र आएंगे क्योंकि जो इंट्रा मस्कुलर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया की एक्यूमुलेशन हो गई है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में डिफेक्ट है। तो रैग्ड रेड फाइबर्स मसल बायोप्सी पे मिलते हैं। इस तरह से हम डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट अभी तक कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे मसल की वीकनेस इंप्रूव हो, लेकिन एक्सरसाइज से जो है मसल का कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। सर्जरी जो है टॉसिस के लिए की जाएगी। पेस मार्कर इंसर्शन की जाती है क्योंकि इसमें कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है। दैट्स इट।